हेलो हेलो हेलो। व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित लुंकड़, आपका अपना दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज, उसकी इन डेप्थ सीरीज को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ मुझे बेहद खुशी हो रही है आप सबको यह बताने में कि हमारा जो यूट्यूब का परिवार है, यानी कि हमारा सीए विथ मोहित लुंकड़ की जो फैमिली है वो हो गई है 83 सब्सक्राइबर्स की। अब जल्दी से जल्दी इसको 100 करवा दो। देखो यार, आपसे क्या ही छुपाना, क्रिकेट में तो ऐसे कभी सेंचुरी लगी नहीं, कम से कम इसी में ही लगवा दो। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इसको सेंचुरी टच करवा देंगे। करवा दोगे ना? ठीक है। हाँ भाई हाँ, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, जैसे कि हमारी परंपरा चली आ रही है। हमारी सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हमारी पिछली क्लासेस में जो भी हमने डिस्कस किया उसका एक क्विक रिकैप अपन ले लेते हैं। तो आ जाओ फटाफट से अपने स्टडी मेट पे। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 1% कंपनी को डिस्कस किया था। उससे पहले वाली क्लास में हमने शुरुआत की थी एक नए टॉपिक की, जिसका नाम था क्लासेस ऑफ कंपनीज। क्लासेस ऑफ कंपनीज की हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने शुरू किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स को हमने सबसे पहले शुरू किया था। इसमें सबसे पहले अगर मैं 1% कंपनी की बात करूं तो इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, फटाफट से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना। क्या क्या? कि इसमें सिंगल पर्सन ही मेंबर हो सकता है। हाँ हाँ, ये तो सही बात है। 1% कंपनी, उसका नाम ही कह रहा है कि सिंगल पर्सन ही उसका मेंबर रहेगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल का अभी कोई लिमिट नहीं था प्रिस्क्राइब। ठीक है, मेमोरेंडम में उस बंदे का, उस शख्स का नाम लिखा होगा जो कि सब्सक्राइबर की डेथ और सब्सक्राइबर की इनकैपेसिटी, कौन सब्सक्राइबर? वही ओपीसी का मेंबर। ठीक है, उसकी डेथ या इनकैपेसिटी के केस में क्या बनेगा? ओपीसी का मेंबर बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं नॉमिनी। ठीक है, अब क्या वो नॉमिनी ऐसे ही बन जाएगा क्या? नहीं भैया नहीं, वो ऐसे नहीं बनेगा। उसको कुछ लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले अपना एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले अपना एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जिसको क्या करेंगे? रजिस्ट्रार के पास वही फाइल होगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब क्या वो जो बंदा है नॉमिनी, वो क्या अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है कभी भी? हां, कभी भी वो अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अब क्या जो मेंबर है ओपीसी का, क्या वो भी नॉमिनी को हटा सकता है? क्या नॉमिनी को चेंज कर सकता है क्या? हाँ हाँ, वो भी चेंज कर सकता है। अब वो कैसे चेंज करेगा? वो क्या करेगा? कंपनी को उसको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देके इंटीमेट करना पड़ेगा, और जो कंपनी है वो भी क्या करेगी? रजिस्ट्रार को उस सेम के बारे में क्या करेगी? इंटीमेट करेगी कि भैया ये चेंज मेंबर चाह रहा है। ठीक है, ठीक बात। और अगर वो कोई चेंज होता है तो क्या उससे यह माना जाएगा कि ओपीसी का मेमोरेंडम चेंज कर दिया गया? नहीं नहीं, उस चेंज को ओपीसी के मेमोरेंडम का चेंज नहीं माना जाएगा। अब मेरे को बताओ फटाफट से कि कौन कौन ओपीसी का मेंबर बन सकता है और ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? उसके लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। ठीक है, क्या होना जरूरी है? नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। क्या रेसिडेंट होना ही जरूरी है? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, रेसिडेंट भी होगा, नॉन रेसिडेंट भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन क्या होना चाहिए? उसका स्टे इन इंडिया होना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। तो क्या 120 भी होगा तो चलेगा क्या? हाँ, 120 भी होगा तो चलेगा, लेकिन 120 से कम नहीं होना चाहिए। कब होना चाहिए ये? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो वो पर्टिकुलर नेचुरल पर्सन है ना, वो क्या ओपीसी का मेंबर बनने के लिए और ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। ध्यान रखना, ये दोनों के लिए ये रिक्वायरमेंट है। एक तो ओपीसी का मेंबर बनने के लिए, दूसरा किसी ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए भी रिक्वायरमेंट है। अच्छा अच्छा, एक बंदा कितनी ओपीसी बना सकता है और कितनी ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है?
एक जो बंदा है ना वो एक ही ओपीसी में मेंबर रह सकता है और साथ साथ एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। उससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं 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 हो सकता। ठीक है। अच्छा, माइनर क्या ओपीसी का मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या उसका नॉमिनी बन सकता है? नहीं बन सकता। और क्या ओपीसी के में शेयर्स रख सकता है क्या बेनिफिशियल इंटरेस्ट में? नहीं रख सकता। ठीक है। अब ओपीसी को क्या सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ओपीसी को नॉर्मल प्राइवेट कंपनी कैसे, अगर मेंबर्स बढ़ गए तो क्या प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या उसको पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? सोच के बताओ। अरे हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेंबर्स बढ़े तो उसको प्राइवेट या पब्लिक किसी में भी उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा ओपीसी का जो है क्विक रिकैप कंप्लीट होता है। उसके बाद चलो चलो एक बार प्राइवेट कंपनी का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में हमने बात की थी पीएनआर की, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। मिनिमम मेंबर्स क्या होते हैं प्राइवेट कंपनी में? 2 होते हैं। और मैक्सिमम की क्या लिमिट है? 200 की लिमिट है। लेकिन उसकी काउंटिंग में कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ध्यान में होंगी। ठीक है। चलो, स्मॉल कंपनी के केस में आप लिमिट को ध्यान रखो। पेड अप कैपिटल क्या होना चाहिए? 4 करोड़ तक होना चाहिए। 4 करोड़ से कम होगा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। तो पेड अप कैपिटल क्या होना चाहिए? 4 करोड़ तक होना चाहिए। और टर्नओवर यानी कि एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 करोड़ तक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाओ। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट है क्या? नहीं भैया, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ये होता है कंप्लीट। अब आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं किससे? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है। प्यारे प्यारे दोस्तों, ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल पे अपना डिस्कशन चल रहा है। अब चलो, बहुत दिन हो गए मैंने तुमको कोई कहानी नहीं सुनाई, तो चलो आ जाओ, मैं तुमको सुनाता हूं एक बढ़िया बढ़िया सी कहानी। देखो यार, कंट्रोल की बातचीत चल रही है तो मिर्जापुर का एग्जाम्पल कैसे पीछे रह जाए। उस सीरीज में हर कोई एक दूसरे पे अपना कंट्रोल जमाना चाहता था। ठीक है। तो चलो, उसी मिर्जापुर के एक कैरेक्टर जो बेहतरीन कैरेक्टर थे, दद्दा त्यागी, उनका मैंने एग्जाम्पल लिया है और मैं तुमको सुनाने वाला हूं एक बढ़िया बढ़िया सी कहानी। भैया पढ़ाई, अरे यार पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पहले तुम्हें एक कहानी सुनो। ठीक है। चलो, तो देखो, बात ऐसी है कि दद्दा त्यागी जो हमारे दद्दा हैं, उनके थे 2 बेटे। कौन कौन? बड़े और छोटे। अब जो बड़े और छोटे थे ना, वो दोनों कैसे दिखते थे वो दद्दा को ही नहीं समझ में आया कि कौन बड़े हैं कौन छोटे। ठीक है। और उसी के कारण से आखिरी में खेल हो गया, इफ यू नो यू नो। ठीक है। चलो, तो यहां पे डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने स्टिकर्स का यूज करके बड़े और छोटे को डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है। तो दद्दा के 2 बेटे हैं, बड़े और छोटे। अब भाई दद्दा क्या है? दद्दा है फादर। दद्दा कौन है? पिता। पिता पुत्र की यहां बातचीत चल रही है। तो क्या दद्दा के पास अपने दोनों बेटे पे कुछ कंट्रोल होगा कि नहीं, उनके लाइफ के डिसीजंस और उनके बिजनेस डिसीजंस में? हाँ भैया, हाँ बिल्कुल होगा। पिता तो पिता होते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा कितने का कंट्रोल होना चाहिए, तो चलो, मैंने बोला कि 50% से ज्यादा का कंट्रोल होना चाहिए। भाई पिता है, इतने का कंट्रोल तो बनता ही बनता है। अब क्या बड़े पे भी इतना का कंट्रोल होगा? जी हां, दोनों बेटे तो पेरेंट्स के लिए बरोबर होते हैं। ठीक है। तो यहां पे भी कितने का कंट्रोल आ गया? 50% का कंट्रोल आ गया। ठीक बात। अब बात ऐसी है कि जो बड़े हैं वो छोटे के क्या हैं? वो छोटे के हैं बड़े भाई। तो बड़े भाई होने के नाते भी क्या उन पे उनका छोटे पे कोई कंट्रोल होगा? यार ये बताओ, अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई है, ठीक है, तो क्या उस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? अरे भैया बिल्कुल होगा कंट्रोल।
वैसे ही बड़े का भी छोटे पे कंट्रोल है। अब वो कितना कंट्रोल होना चाहिए? वो होना चाहिए सिग्निफिकेंट कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होना चाहिए छोटे के लाइफ के डिसीजंस में। अब भैया हमको बताओ कि सिग्निफिकेंट, अब कितने तक के कंट्रोल को आप सिग्निफिकेंट मानोगे? तो मैंने कहा मिनिमम 20% का अगर कंट्रोल होगा ना, तो मैं उसको सिग्निफिकेंट कंट्रोल मानूंगा, यानी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानूंगा। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो फटाफट से लाइक ठोको। ठीक है, अगर यहां तक की बात आपको समझ में आई तो फटाफट से लाइक ठोको। चलो अपन कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो बड़े हैं ना, उनका बेटा है कौन? बड़ू। बड़े का बेटा बड़ू। ठीक है, और छोटे का बेटा है छोटू। ठीक है, अब ये यहां पे भी तो फादर सन रिलेशनशिप आ गया, तो क्या यहां पे भी वो 50% से ज्यादा का कंट्रोल आ जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 50% ऑफ कंट्रोल से ज्यादा। ठीक है, और क्या यहां पे भी आ जाएगा छोटे और छोटू के बीच में? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक बात। अब जो बड़ू है, जो बड़ू है वो छोटू का, वैसे तो ताऊ का बेटा है, लेकिन है तो बड़ा भाई ना, है तो बड़ा भाई। तो क्या इस केस में भी उसका कुछ कंट्रोल होगा छोटू पे? जी हां बिल्कुल होगा। अब मैंने कहा था मिनिमम कंट्रोल कितना होना चाहिए? 20% तक का। लेकिन इस केस में मैं कह देता हूं कि सपोज इसका कंट्रोल है 25% का। ठीक है, किसका? बड़ू का छोटू पे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, कहानी पे मैं लाने वाला हूं कोई ट्विस्ट। अब जो बड़े हैं, जो बड़े हैं वो कौन है? वो है छोटू के ताऊ, यानी कि छोटू के बड़े पापा। तो क्या ताऊ के पास भी कोई कंट्रोल होता है क्या भैया? जी हां बिल्कुल होता है। आपके ताऊ का आपके ऊपर कोई कंट्रोल है कि नहीं? है, बिल्कुल है भैया। कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो रखते हैं, भले पापा जितना नहीं, लेकिन उनका कोई ना कोई कंट्रोल तो होता है। अब इस केस में मैंने कह दिया कि सपोज 30% का कंट्रोल है जो बड़े हैं उनका छोटू पे। ठीक है, अब आगे सुनो। अब क्या होता है ना, ये दोनों बड़ू और छोटू हो जाते हैं बड़े। ये दोनों बड़ू और छोटू अब छोटे नहीं रहते, ये हो जाते हैं बड़े। और ये डिसाइड करते हैं कि हम आ जाएंगे साथ साथ और हम शुरू करेंगे कालीन का बिजनेस, कालीन का व्यापार, और डायरेक्ट कंपीट करेंगे किससे? कालीन भैया से। ठीक है, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब लिए हुए हैं इन्होंने, और ये आ गए ज्वाइंटली और इन्होंने शुरू कर दिया कालीन का बिजनेस। ठीक है, यहां होती है अपनी कहानी खत्म। अब देखो, जहां जहां पे पापा और बेटे वाला रिलेशन है ना, उसमें जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल में से उस कंट्रोल को हटा दो और वोटिंग राइट्स को जोड़ दो, तो जो पापा है ना वो हो जाएगी होल्डिंग कंपनी और बेटा हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। भैया क्या कहा? समझ में नहीं आया? देखो, अगर यहां पे मैं कंट्रोल को हटा के वोटिंग राइट्स ला दूं, वोटिंग राइट्स का कंट्रोल ला दूं, तो ये जो दद्दा त्यागी हो जाएंगे वो हो जाएंगे होल्डिंग कंपनी। किसके किसके? वो हो जाएंगे बड़े और छोटे के होल्डिंग कंपनी। और इस रिलेशन से, इस नाते, जो बड़े और छोटे हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सब्सिडियरी। किसके? दद्दा के। ठीक है, सब्सिडरी ऑफ दद्दा, और ये भी क्या हो जाएंगे? सब्सिडरी ऑफ दद्दा। ठीक है, ओके। अब भैया जो ये बड़े और बड़ू है, उनके बीच में भी तो 50% से ज्यादा का कंट्रोल है। तो उस केस में जो बड़े हैं ना, बड़े हो जाएंगे होल्डिंग कंपनी ऑफ बड़ू, और जो बड़ू है वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सब्सिडरी कंपनी ऑफ
बड़े। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से ले लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सब्सिडरी ऑफ बड़े, और यहां इसी रिलेशन से ये क्या हो जाएंगे, होल्डिंग ऑफ बड़ू। ठीक है, अब यार लॉजिकली सोचो, अब तुम लॉजिकली सोचो, देखो जो बड़े हैं, जो बड़े हैं वो दद्दा के क्या हैं, सब्सिडरी है, और जो बड़ू हैं वो क्या हैं, वो बड़े के सब्सिडरी हैं। तो क्या जो बड़ू हैं, जो बड़ू हैं क्या वो दद्दा के सब्सिडरी नहीं होंगे? जी हां, वो भी उनके सब्सिडरी होंगे। क्यों? बड़े सब्सिडरी हैं दद्दा के, और जो बड़ू हैं वो सब्सिडरी हैं बड़े के। तो इस नाते जो बड़ू है ना वो भी सब्सिडरी हो जाएंगे दद्दा के। और ऐसे ही सेम चलेगा इस केस में भी, छोटे हैं दद्दा के सब्सिडरी, तो जो छोटू है ना वो भी छोटे के सब्सिडरी होने के नाते वो हो जाएंगे दद्दा के भी सब्सिडरी। ठीक है, यही सेम सिचुएशन वहां पे भी चलेगा। अब भैया ये मिनिमम 20%, जो एटलीस्ट 20% का जो माजरा है वो क्या है? देखो भाई, जो छोटे हैं, छोटे और बड़े, उन दोनों के बीच में क्या है, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। कितने का? मिनिमम 20% ऑफ कंट्रोल है। तो देखो जो छोटे हैं वो बड़े के सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बड़े के एसोसिएट कंपनी। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बड़े के एसोसिएट कंपनी। तो ये जो छोटे हैं ये बड़े की सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़े की एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी ऑफ बड़े। ठीक बात। अब भैया जो ये बड़ू और छोटू है, इन पे भी तो 25% ऑफ कंट्रोल का क्राइटेरिया बैठ रहा है। मिनिमम 20% का जो क्राइटेरिया है वो एकदम सही सटीक बैठ रहा है। तो क्या छोटू बड़ू की एसोसिएट कंपनी हो जाएगी? हाँ हाँ, छोटू भी बड़ू की एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एसोसिएट कंपनी ऑफ बड़ू। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से सुनना, कैसे ध्यान से सुनना, जो बड़े हैं उनका है 50% से ज्यादा का कंट्रोल किस पे, बड़ू पे। तो जो बड़ू है वो तो हो गई बड़े की सब्सिडरी कंपनी। ठीक बात। अब बड़ू जो है उसकी एसोसिएट कंपनी है कौन, छोटू, उसका उस पर कितने का कंट्रोल है, उसका उस पर है 25% का कंट्रोल। अब ताऊ होने के नाते हमने डिस्कस किया था कि जो बड़े हैं उनका छोटू पे कितने का कंट्रोल है, उनका कंट्रोल है 30% का। तो अब सुनो, जो बड़ू है, बड़ू बड़े की क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। ये क्या है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है। और इसका खुद का कंट्रोल कितना है, इसका खुद का कंट्रोल छोटू पे कितने का है, वो है 25% का। ठीक है, उसका खुद का कंट्रोल कितना है, 25% का। और ताऊ होने के नाते जो बड़े हैं उनका छोटू पे कितने का कंट्रोल है, उनका कंट्रोल है 30% का। तो ये अपने खुद से और अपनी जो सब्सिडरी है बड़ू, उन दोनों का मिला के कितने का कंट्रोल हो गया, 55% का कंट्रोल हो गया। तो क्या मैं ये कह दूं, क्या मैं ये कह दूं कि जो छोटू है वो भी क्या हो गई, बड़े की सब्सिडरी कंपनी हो गई? क्यों? क्योंकि बड़े खुद से और अपनी जो सब्सिडरी यानी कि जो बड़ू है उससे मिल करके कितने का, 50% से ज्यादा का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। तो इस नाते जो छोटू है वो क्या हो गई, वो हो गई बड़े की सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, चलो यहां तक कहानी आपको समझ में आई।
बिल्कुल, बस ऐसे ही बने रहो मेरे साथ और सुनते जाओ चुपचाप, ठीक है। चलो, अब जो बड़ू और छोटू ने जो डिसीजन लिया था कालीन भैया को कंपीट करने का, कालीन का व्यापार करने का उन्होंने सोचा था, और वो आ गए थे, हम साथ साथ हैं, ठीक है। वो आ गए थे साथ साथ, वो आ गए थे ज्वाइंटली, और उन्होंने शुरू किया था कालीन का बिजनेस, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा ना, इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगी जॉइंट वेंचर। अब क्या होगा कि जो कालीन का व्यापार है ना, उसमें जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स मतलब कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करने से जो नेट एसेट बचेगा, उस पे क्या होगा, इन दोनों का, जो बड़ू और छोटू है, उन दोनों का क्या होगा, उनका होगा ज्वाइंट कंट्रोल। तो इस नाते यहां पे भी एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये पूरी कहानी, ये पूरी कहानी, यही तो बातें लिखी गई है तुम्हारे स्टडी मैट पे, जिसको मैंने तुमको एक स्टोरी के माध्यम से पूरी समझा दी। अब चलो हम आ जाते हैं अपने नोट्स पे, और डिटेल में एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बातें लिखी गई हैं। दो घुट लगाओ पानी के और मेरे साथ आ जाओ अपने स्टडी मैट पे फटाफट से। चलो, अपन शुरू कर रहे हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी से। देखो क्या कहता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स। ये क्या है, ये रिलेटिव टर्म्स है। इनको हमेशा, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी होगी तो जाहिर सी बात है उसकी कोई होल्डिंग कंपनी होगी, यानी कि ये क्या है, रिलेटिव टर्म है। ये दोनों साथ साथ ही पढ़े जाएंगे, ठीक बात है। तो ये क्या हो गए, रिलेटिव टर्म्स हो गए। अब कैसे रिलेटिव हुए, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। जैसे कि हमारे केस में कौन थे, दद्दा थे। वन और मोर कंपनीज जैसे कि बड़े और छोटे, ठीक है। तो अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। यानी कि होल्डिंग कंपनी कौन होगी, जिसके लिए एक या एक से ज्यादा कंपनी, उसके रिलेशन में क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि यहां पे किसको भी इंक्लूड कर दिया, हमने बॉडी कॉर्पोरेट का डिटेल में डिस्कशन किया था। तो इस केस में कौन कौन इंक्लूड हो, कौन भी इंक्लूड हो गया, फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड हो गई, ठीक है। वेयर एज सेक्शन 2 क्लॉज 87 डिफाइन सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन। इन रिलेशन तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये कौन है, ये है रिलेटिव टर्म्स। ये कैसे चलेंगे, ये चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी बोले तो किसकी बात कर रहा है, अब ये वर्ड्स आपको घुमाने नहीं चाहिए, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है होल्डिंग कंपनी की। तो सब्सिडरी कंपनी किस में डिफाइंड है, ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 87 में। ये क्या कहता है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ठीक है, वही दी अदर कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। यानी कि अपने एग्जाम्पल के हिसाब से कौन हो गए, वो हो गए दद्दा, ठीक है। कंट्रोल्स, अब यहां आ गया नया पॉइंट, ठीक है। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ठीक है, यानी कि या तो ये, या तो नीचे वाली कंडीशन। अब वो नीचे वाली कंडीशन क्या है, वो कहती है एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ, ये जो मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर? ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, मोर देन 50%? हाँ हाँ, हाफ तो क्या होता है, हाफ मतलब 50%, तो मोर देन हाफ बोल रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, मोर देन 50%। ठीक है, ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। यही जो मैंने आपको यहां पे इस एग्जांपल में समझाया, या तो खुद से, या तो खुद से, या टुगेदर विथ वन और मोर। यहां पे तो कौन थी, बड़ू थी, इसकी सब्सिडरी कंपनी। तो ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, तो उस केस में भी वो क्या हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, दो कंडीशन फुलफिल कर रही है। पहला तो कंट्रोल्स द कंपोजिशन। अब कैसे कंट्रोल कर रही है और किस केस में माना जाएगा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो सब्सिडरी कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि किसी भी कंपनी को अगर सब्सिडरी कंपनी कहलाना है तो उस केस में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला क्या, जिस केस में होल्डिंग कंपनी, जिस केस में जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को। ठीक है, या दूसरी कंडीशन, जो एक्सरसाइज कर रही है या कंट्रोल कर दी है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, चलो अब आगे अपन देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट लिख दिया, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोविजो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शेल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब मैं तुमको बता दूं कि जो प्रिस्क्राइब लिमिट है ना, वो इस केस में क्या है, वो है 2 लेयर्स तक की। अब लेयर्स कैसे होगा यहां समझो। अब देखो, जैसे कि दद्दा जो है वो होल्डिंग कंपनी है, तो इनके लिए लेयर कौन कौन सी होगी, पहली लेयर तो ये हो गई। ठीक है, पहली लेयर तो ये हो गई, क्यों, क्योंकि ये हो गए इनके पहले सब्सिडरी। ठीक है, पहले लेयर के सब्सिडरी। अब बड़े के भी जो सब्सिडरी हैं वो कौन है, बड़ू, और बड़ू इस नाते कौन हो जाते हैं, दद्दा के सब्सिडरी। तो यह क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड लेयर। तो लॉ ने, हमारे जो कंपनीज एक्ट है उसने कितने तक के लेयर्स को प्रिस्क्राइब किया है, उसने किया है 2 लेयर्स को प्रिस्क्राइब। समझ में आया, चलो। तो प्रोवाइडेड दैट such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। ठीक है, अब यहां पढ़ो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ कंपनी shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control referred to in subclause 1 and subclause 2, किन की बात कर रहा है, ये दोनों सब क्लॉजेस की बात कर रहा है। ठीक है, इज ऑफ एनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अपने एग्जाम्पल में जरा वापस आओ, अपन इस पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है कि एक कंपनी भी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी अगर वो होल्डिंग कंपनी की किसी कंपनी की क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो उस केस में ये जो बड़ू है वो भी कहलाएगी दद्दा की सब्सिडरी कंपनी। यहां पे यही लिख रहा है, एक बार फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है कि अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी, उसको सब्सिडरी कंपनी मान लिया जाएगा। यानी कि अपने केस में किसको मान लिया जाएगा, बड़ू को सब्सिडरी कंपनी मान लिया जाएगा ऑफ दी होल्डिंग कंपनी, यानी कि दद्दा। ठीक है, बड़ू को दद्दा की
सब्सिडरी कंपनी मान लिया जाएगा इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 और 2, यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं इज ऑफ द अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी कि बड़े। ठीक है, तो इस केस में बड़े जो हैं वो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि इनका क्या है 50% का कंट्रोल है, तो जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसके नाते जो बड़ू है वो क्या कहलाएंगे, वो भी कहला जाएंगे दद्दा की सब्सिडरी कंपनी। यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करने वाले थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल है, ये कैसे माना जाएगा। तो देखो ये ऐसे माना जाएगा, स्टेटमेंट क्या कहता है, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall be deemed to be controlled by another company, यानी कि कौन, होल्डिंग कंपनी, if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion, अब कैसे, कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। ओ, तो कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल है, ये ऐसे माना जाएगा अगर वो कंपनी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है। और कैसे एक्सरसाइज कर रही है कि उसके पास ये पावर है, या वो उस पावर को एक्सरसाइज कर रही है, किस पावर को, टू अपॉइंट और रिमूव ऑल, यानी कि सारे, और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर किसी कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स हैं, तो इस केस में कितने का, मेजोरिटी यानी कि 3 डायरेक्टर्स। अगर कोई कंपनी के पास ये पावर है कि वो पूरे सारे के सारे 5 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है, या तो जो मेजोरिटी है डायरेक्टर्स की, यानी कि इस केस में कितनी हो गई 3, उनको या तो अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है, तो उस केस में क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि वो क्या है, वो है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, आगे कह रहा है द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ये तो पहले भी इन्होंने कह दिया था। और लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज, जो बातें हमने यहां पे भी कही कि ये क्या हो जाएंगे, ये कहला जाएंगे लेयर्स, लेयर 1 और लेयर 2। तो देखो कैसे हमारे एग्जाम्पल से ये पूरा जो हमारा डिस्कशन है वो हो गया कंप्लीट, किसका, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का। थोड़ा भारी लगा क्या, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चीजों को सिंप्लीफाई करता हूं। तो देखो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी तभी कहलाएगी अगर उसकी कोई एक या एक से ज्यादा कौन होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी। और ये रिलेटिव टर्म्स में ये बातें इन्होंने कही थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला था कि कंपनी के केस में ना, इस पर्टिकुलर क्लॉज के केस में क्या होगा, कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि जो सब्सिडरी कंपनी है ना वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, और ये कहता है कि कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी तभी कहलाएगी अगर होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, 2 कंडीशंस, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन होगी, पहले तो हो गई कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके लिए हमने जाना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन का कंट्रोल हो रहा है, ये कैसे माना जाएगा, अगर वो जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है और रिमूव कर सकती है सारे या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो उस केस सब्सिडरी कंपनी, तो उस केस में क्या मान लेंगे कि ये जो कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये सेटिस्फाई हो गया, और वो क्या कहला जाएगी, वो कहला जाएगी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है,
दूसरा इन्होंने कहा था या वो एक्सरसाइज कर रही है या कंट्रोल कर रही है मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, यानी कि मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर अगर वो कंट्रोल कर रही है तो उस केस में क्या कहला जाएगी, वो सब्सिडरी कंपनी कहला जाएगी। अच्छा, खुद से ही करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, खुद से भी कर सकती है या अपनी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी से भी वो क्या कर सकती है, वो कंट्रोल कर सकती है। तो उस केस में भी उसको क्या मान लेंगे, यदि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो उस केस में उस पर्टिकुलर कंपनी को अपन क्या मान लेंगे, सब्सिडरी कंपनी मान लेंगे। अच्छा, आगे हमने बात की थी कि कुछ क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज के लिए लेयर्स प्रिस्क्राइब की गए कि इतने तक ही आपकी सब्सिडरी हो सकती है, इतने लेयर्स की सब्सिडरी हो सकती है। अब वो क्या, 2 लेयर्स तक की सब्सिडरी हो सकती है। बस इतना सही तो अपना डिस्कशन था। अब एक बार अपन स्टेडीमेट में दिए गए एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाओ। कहता है ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी। आराम आराम से देखते हैं, ठीक है। ए को क्या मान लेंगे, ए को बी की सब्सिडरी मान लेंगे। क्यों मान लोगे भाई? इफ बी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए। बिल्कुल ठीक बात है। हमने यहां पे सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन में ये पॉइंट देखा था कि अगर किसी कंपनी पे किसी कंपनी का कंट्रोल है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन पे, तो उस केस में उस कंपनी को, उस होल्डिंग कंपनी की क्या मान लेंगे, सब्सिडरी कंपनी मान लेंगे। यहां पर हमारा जो बी है उसके पास ए के जो बीओडी है उनके कंपोजिशन का क्या है, कंट्रोल है, ठीक है। तो उस केस में ए को क्या मान लिया जाएगा, ए को मान लिया जाएगा सब्सिडरी ऑफ बी, ठीक है। इफ बी विदाउट द कंसेंट और अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन, ध्यान रखना थर्ड पार्टी की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो विदाउट एनी कंसेंट और अप्रूवल, बिना किसी से परमिशन लिए क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है अ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। तो उस केस में ए को क्या मान लेंगे, बी की सब्सिडरी कंपनी मान लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लो, ठीक है। ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी इफ बी होल्ड्स, ए को बी की सब्सिडरी मान लेंगे इफ बी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ ए। अगर मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल आ गया, यानी कि मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर आ गया, मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर आ गया या वोटिंग राइट्स आ गई, तो उस केस में ए को बी की क्या मान लेंगे, सब्सिडरी कंपनी मान लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स अपने हो गए खत्म। अब आ जाओ चौथे एग्जांपल में। क्या कह रहा है, बी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, ठीक है। बी जो है ए की सब्सिडरी है एंड सी इज सब्सिडरी ऑफ बी। सी कौन है, सी बी की सब्सिडरी है। इन सच अ केस सी विल बी द सब्सिडरी ऑफ ए। हाँ, सी भी ए की सब्सिडरी हो जाएगी। यह हमने देखा था कि जो बड़ू है वो क्या हो गई है, दद्दा की सब्सिडरी कंपनी हो गई। एकदम सेम सिचुएशन यहां पे बन रही है, ठीक है। इन द लाइक मैनर डी इज अ सब्सिडरी ऑफ सी। आगे क्या कह रहा है, डी जो है वो सी की सब्सिडरी कंपनी है, तो उस केस में डी विल बी सब्सिडरी ऑफ बी एज वेल एज ए। अब जो डी है ना उसको भी क्या मान लेंगे, बी की सब्सिडरी मान लेंगे और ए की भी सब्सिडरी मान लेंगे, यानी कि सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी विल बी डीम टू बी द सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्टेटस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी। ओ, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर किसी पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है जो है प्राइवेट कंपनी, अपने आर्टिकल्स में अपने आप को प्राइवेट कंपनी बता रही है, तब भी उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे पब्लिक कंपनी। तो क्या कह रहा है, इन व्यू ऑफ
सेक्शन 2 क्लॉज 71। कौन सा सेक्शन, कौन सा क्लॉज है ये, कौन सा डेफिनेशन है? पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है। अरे अरे जरा इधर देखो, पन्ने पलटाओ, देखो ये देखो आ गया तुम्हारा सेक्शन 2 क्लॉज 71। क्या? पब्लिक कंपनी। तो क्या कह रहा है कि इन व्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 71 द कंपनीज एक्ट 2013, a private company which is subsidiary of a public company shall be deemed to be public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles। यही हमने ऊपर एक चार्ट फॉर्म में डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, जो कि अपने आप को अपने आर्टिकल्स में भले ही प्राइवेट कंपनी क्यों ना दिखा रही हो, लेकिन वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है ना, तो उस केस में उसको क्या मान लेंगे? पब्लिक कंपनी मान लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमने बात की थी एसोसिएट कंपनी की। अब देखो जो एसोसिएट कंपनी है ना, वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। ठीक है, चलो क्या कहता है, अब ये भी एक रिलेटिव टर्म होगा। तो इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये तुम्हारा कीवर्ड है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। हां ये ध्यान रखना, सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एसोसिएट कंपनी। अगर उसमें क्या आ गया? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया। तो क्या मैं यहां पे ये लिख दूं कि 20% से 50% तक का अगर कंट्रोल है तो उस केस में कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी एसोसिएट कंपनी। और अगर 50% से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में तो वो क्या हो जाती है? सब्सिडरी कंपनी ही हो जाती है। सो बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। ठीक है, सो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे है, कैसे माना जाएगा? मींस कंट्रोल ऑफ एट लीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। एट लीस्ट यानी कि 20% से ज्यादा होगा तो भी चलेगा वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, 20% या उससे ज्यादा, तो उस केस में क्या हो जाएगी? वो एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। उस केस में मान लिया जाएगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया। और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस केस में वो क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है या पार्टिसिपेट कर पा रही है बिजनेस डिसीजंस में, तो भी उसको एसोसिएट कंपनी मान लेंगे। लेकिन क्या 50% से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, अगर 50% से ज्यादा हो गया तो उस केस में वो क्या हो जाएगी? वो तो हो जाएगी भैया सब्सिडरी कंपनी। तो ठीक है, एसोसिएट कंपनी के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। आगे देखो, द एक्सप्रेशन ज्वाइंट वेंचर मींस ज्वाइंट एग्रीमेंट। वो जो कालीन का बिजनेस चालू किए थे ना ज्वाइंटली आके, ठीक है, तो ज्वाइंट एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। इस केस में इनके पास, जो दोनों बड़ू और छोटू हैं, उन दोनों के पास क्या था? ज्वाइंट एग्रीमेंट था उन दोनों के बीच में, और उन दोनों के पास क्या थे? राइट्स थे नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट पे। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? अगर वो ज्वाइंट वेंचर है तो उस केस में भी वो क्या हो जाएगा? एसोसिएट कंपनी मान लिया जाएगा। तो इसके साथ ही साथ हमारा पूरा डिस्कशन जो ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल है उसका होता है समाप्त। तो बस यूं ही मजे से पढ़ते रहिए, क्योंकि मजे से पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और बढ़िया बढ़िया से अपना रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।